ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है एग्ज़ाम्स में। तो इसको हम लोग समझेंगे दो चीज़ में, ये क्या होता है। तो पहला है कि टेम्परेचर के केस में कितना टेम्परेचर पे होता है, और दूसरा है प्रेशर के केस में। तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में जानना होगा हमें। तो 0.01 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 है, यहाँ पर याद रखना 16 केल्विन इस समय होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और प्रेशर कितना चाहिए, तो प्रेशर चाहिए 611 पास्कल। तो इस प्रेशर और टेम्परेचर पे आता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो आखिर होता क्या है ये, तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ वाटर होता है जिसपे वाटर कहा जाता है कि तीनों फेज में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेज में, तीनों फेज में होता है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ओके, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर प्रेशर जो है, प्रेशर के चेंज होने के कारण क्या बॉइलिंग पॉइंट पे क्या चेंजेस आते हैं। मान लो अगर प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी बढ़ जाता है, और प्रेशर अगर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी घट जाता है। इसका एग्जांपल समझ लो, हमारा जो प्रेशर कुकर है घर पे जो हम लोग दाल चढ़ाते हैं, सतीश रे की वीडियो वाली दाल नहीं, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ गया, ढक्कन लगा दिए हम, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। लेकिन यही चीज़ जब पहाड़ पे देखो तो पहाड़ पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, जो कि जनरली रहता भी है, और रात होते तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो इस कारण से जब पहाड़ों पे खाना बनता है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है बनने में, चूँकि प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट खाने का दाल का कम होगा, तो काफ़ी लंबी दाल बनती है फिर। इसके अलावा एक और चीज़ जान लो, ये है हमारा 1 ATM। 1 ATM जो है इसका वैल्यू कितना होता है, तो 101 एक शुभ नंबर है, इसको ज़रूर याद रखना। और 325 ये क्या किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, लेकिन जो भी है 101 325 पास्कल ये होता है हमारा 1 ATM का वैल्यू। इसी को कई बार हम लोग 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल भी लिख लेते हैं, और बाद में इस वाले टर्म को गायब करके हम इसके जगह लिख देते हैं बार, यानी 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो देखो एक ही बात से तुम्हें दो चीज़ें फैक्ट्स याद हो गई। अभी एग्ज़ाम में पूछ लेगा तो बता लेना, हाँ ये जो है ये एट मीन सी लेवल जो हमारे ऊपर अभी एक्ट होता है, ये वो है 1 ATM 101.325 पास्कल। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, किसी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना हो तो क्या कर सकते हैं, तो उसमें कर सकते हैं सॉल्ट ऐड, ठीक है, तो उसका BP बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और क्या होता है, देखो सॉल्ट ऐड करने से अगर बेसिकली क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाता है, BP बढ़ जा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जा रहा है, इसलिए कई बार जो बर्फ़ होता है उस बर्फ़ में हम लोग सॉल्ट डाल देते हैं, इसके कारण उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो चला जाता है 0 डिग्री के भी नीचे। तो इसके कारण वो मेल्ट नहीं होता है बर्फ़ ज़्यादा समय तक, इसलिए कई बार फॉरेन कंट्रीज़ में, ऐसे कंट्रीज़ में जो कॉफ़िन्स होती हैं, ठीक है, कॉफ़िन्स में जब कोई डाला जाता है, किसी डेड बॉडी को बर्फ़ पे डाला जाता है तो बर्फ़ में सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है, जिसके कारण बर्फ़ काफ़ी देर तक जमी रहे और जो डेड बॉडी है वो डिके ना करे जल्दी, ठीक है। अब एक चीज़ जान लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन यहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, तो देखो इसका कहना है कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है, रेट ऑफ कूलिंग वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो, इसको फिर से करते हैं, मान लो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। ए का टेम्परेचर है 100 डिग्री, बी का टेम्परेचर मान लो है 90 डिग्री, ठीक है। और रूम टेम्परेचर जो है वो है फॉर एग्जांपल 10 डिग्री एक केस, ए वाले केस में, और बी वाले केस में है मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सा सबसे ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट, ए ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा या फिर बी होगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 90, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। तो एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग, यानी जो वो
ऑब्जेक्ट जल्दी ठंडा होगा जिसके बीच का जो डिफरेंस है उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर, उनके बीच का जो डिफरेंस जिसका ज़्यादा होगा वो सबसे पहले ठंडा होगा। यानी इस केस में ये जो है सबसे ज़्यादा पहले ठंडा होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स क्या होते हैं। हम सब ने हमेशा से जाना है हीट ट्रांसफ़र के मेथड 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं जल्दी बोलो। तो एक होता है कॉन्डक्शन, एक होता है कॉन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। ठीक है, अब तीनों में सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा होता है? तो ये रेडिएशन जो होता है ये सबसे फास्टेस्ट होता है, कन्वेक्शन जो होता है ये सेकंड नंबर पे आता है और कंडक्शन जो होता है ये स्लोवेस्ट होता है। ठीक है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। कंडक्शन के बारे में अगर जाने तो क्या होता है, कंडक्शन जो होता है हीट ट्रांसफ़र विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। इसमें पार्टिकल्स का मोशन नहीं होता है, कंडक्शन के केस में पार्टिकल्स का मोशन नहीं होता है और ये वैक्यूम में भी काम नहीं कर सकता है। फिर आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के केस में क्या होता है, तो पार्टिकल का मोशन होता है। ठीक है, पार्टिकल का मोशन होता है, लिक्विड और गैस के केस में होता है। ठीक है, और ये भी लेकिन वैक्यूम के केस में काम नहीं करता है। तीसरा आता है रेडिएशन। रेडिएशन बोलता है भाई वैक्यूम के केस में तो अपन काम करेंगे ही करेंगे, तो वैक्यूम रेडिएशन में तो काम करता है। और ये किस में काम करता है, और तो ये सॉलिड में भी करता है, लिक्विड में भी करता है, गैस में भी करता है। तो इन सारी चीज़ों पे रेडिएशन काम करता है। इसका एग्जांपल जैसे है तुम्हारा सन का रेज। ठीक है, कन्वेक्शन का एग्जांपल, कन्वेक्शन जिसको नहीं समझ में आ रहा है, कन्वेक्शन का एग्जांपल जब चाय बनाते हो तो चाय देखते हो कि अक्सर नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, फिर इस तरह से बॉयल होते रहता है। तो कन्वेक्शन में ये होता है कि इस तरह की जो मूवमेंट होती है नीचे से ऊपर की ओर जाना ऑलवेज चलते रहता है, इसको कन्वेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो एक मेटल शीट है, ठीक है, इसमें अगर मान लो हम एक होल कर देते हैं और फिर इसको हीट कर देते हैं, तो उस केस में होल का क्या होगा, तो होल विल गेट लार्जर। तो होल का साइज़ धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। ये सवाल ऐसे एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। अच्छा, कंडक्शन कन्वेक्शन का एक और एग्जांपल है जो थर्मस है, जो मेटल वाले थर्मस आते हैं जिसमें पानी हम लोग ठंडा गर्म रखते हैं। तो उसमें हीट लॉस क्यों नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें ना कंडक्शन हो पाता है, ना कन्वेक्शन हो पाता है और ना ही रेडिएशन हो पाता है। इस कारण से ये भी कॉमन सा ईजी सवाल है एग्ज़ाम्स का। ओके, थर्मोमीटर्स का देखो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने। एक तो पहले यहाँ जान लो कि हीट जो है रिफ्लेक्ट होता है मिरर से। दूसरा CGS यूनिट जो है वो है ERG हीट का, और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो डिटरमाइन करता है टेम्परेचर। थर्मोमीटर्स के बारे में जान लो कि मरकरी एक थर्मोमीटर होता है, एक एल्कोहल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। मरकरी थर्मोमीटर जो यूज़ करते हैं उसमें जो रेंज दिया रहता है वो दिया रहता है 95 से लेकर के 110 के बीच में। ठीक है, और उसके अलावा इसका जो टिप होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए उसको गर्म पानी में नहीं, हम लोग जो उसको स्टरलाइज करते हैं वो करते हैं फॉर्मल्डिहाइड में। नेक्स्ट आओ अल्कोहल्स के ऊपर। अल्कोहल वाला जो होता है ये बहुत ही लो टेम्परेचर्स के लिए यूज़ होता है, जैसे यहाँ पर -130 डिग्री सेल्सियस तक के लिए ये होता है। एक और होता है 6S थर्मामीटर। ये दिन के जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है उसके लिए कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है 6S थर्मामीटर। नेक्स्ट इस प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। इसके टिप में इसमें प्लैटिनम का यूज़ होता है और ये 200 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पायरोमीटर। इसको तो कभी भी मत भूलना, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, सन, स्टार्स वगैरह, उनके टेम्परेचर को ये कैलकुलेट करता है। ये 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर्स को ये कैलकुलेट कर पाता है। तो इसीलिए पायरोमीटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इतने सारे याद है, आगे चलो देखते हैं। ओके, एग्जांपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। देखो, जब भी कोई मान लो कोई ग्लास का बॉटल है, ठीक है, या ग्लास कुछ भी है, तो इसमें अगर मान लो गर्म पानी डाल दिया जाता है तो क्या होता है कि ये जो पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, ये तो हीट होता है, ठीक है, एक्सपैंड भी होता है इस वजह से, लेकिन बाहर का पार्ट जो है वो हीट नहीं होता क्योंकि ग्लास जो है वो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इस कारण से ये क्रैक कर जाता है। अच्छा, अभी जैसे हमने कन्वेक्शन वगैरह पढ़ा था, तो कंडक्टर्स का एक एग्जांपल देख लो। कंडक्शन का क्या होता है, जैसे कॉपर, ठीक है, कॉपर जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसलिए कई बार एसीज़ में या फिर गाड़ियों के रेडिएटर्स में या फिर रेफ्रिजरेटर्स में हमने इसलिए कॉपर का कई बार वाइडली यूज़ किया गया है। जो वुलन क्लॉथ्स हैं हमारे, वुलन क्लॉथ्स में ना कई सारे एयर बबल्स ट्रैप्ड होते हैं, इस कारण से
एयर जो ट्रैप्ड होता है वो हमारे बॉडी से जो हीट है उसको लॉस होने से प्रिवेंट करता है। ये है कन्वेक्शंस के एप्लीकेशंस। कन्वेक्शन का देख लो, एक एग्जांपल देख लो, जो हमारा सी ब्रीज़ है या फिर जो लैंड ब्रीज़ है, जो विंड्स वगैरह फॉर्म होते हैं, तो वो कन्वेक्शन के कारण ही होते हैं। ठंडा गर्म होता है तो हवा उस हिसाब से मूव करता है। जैसा हम जानते हैं कि गर्म हवा ऊपर की ओर मूव करती है, ठंडा नीचे की ओर, तो इस कारण से कन्वेक्शन करेंट्स वगैरह बनते हैं और ये विंड्स वगैरह बनती हैं। तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन के एग्जांपल्स जान लो, जैसे कोई भी यूटेंसिल का ब्लैकन होता है बॉटम, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेडिएशन। फिर आयरन जो होता है, आयरन का जो बेस होता है, इट इज़ पॉलिश्ड बिकॉज सो दैट देर इज़ नो लॉस ऑफ रेडिएशन, ठीक है, लॉस बाय रेडिएशन। टी पॉट्स जो होते हैं, इवन दे आर मेड इन सच वे दैट देर इज़ नो लॉस ऑफ रेडिएशन बिकॉज शाइनिंग सरफेस होते हैं, दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो जैसे बताया था कि मिरर्स रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को, तो इस वजह से। अच्छा, अभी जैसे हमने देखा था स्पेसिफिक हीट, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है 1 ग्राम वाटर का, हमने देखा था। अगर ये टेम्परेचर 1 केल्विन अगर बढ़ जाए तो उस केस में उसको क्या कहेंगे, तो वो कहलाएगा हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इफ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, इट इज़ नोन एज हीट कैपेसिटी। इसका ऐसा यूनिट होगा जे पर के, जम्मू एंड कश्मीर जैसा, ठीक है, जूल पर केल्विन। तो एडवांटेजेस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, तो क्लाइमेट जो है सीशोर के नियर जो क्लाइमेट होता है दैट इज़ मॉडरेट, ठीक है। फिर कोल्ड कंट्रीज़ में ना जो जूस वगैरह है उनको एक तरह से स्टोर करने के लिए दे यूज़ वाटर, बिकॉज जूस उससे वगैरह जूस या वाइन जो है वो फ्रीज़ नहीं होते हैं। फार्मर्स जो पानी अपने खेतों में भर देते हैं, दैट इज़ बिकॉज टू अवॉइड फ्रॉस्ट। तो ये एक चीज़ होता है स्पेसिफिक हीट के कारण। दूसरा, वाटर इज़ एन इफेक्टिव कूलेंट, ये तो हम सब जानते ही हैं, और इस कारण से हमारा बॉडी का टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इवेपोरेशन, जैसे हम जानते हैं, इवेपोरेशन जो है कि जो डेज़र्ट कूलर होते हैं, तो डेज़र्ट कूलर्स में जो जो मतलब जो प्रोसेस है वो है इवेपोरेशन का ही प्रोसेस के कारण वो कूलिंग कर पाता है। और एक और चीज़ जान लो, और जैसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि अगर किसी ग्लास में कोई ड्रिंक है, मान लो कोक वगैरह कुछ है, और इसको इमीडिएटली ठंडा करना है, तो इसके लिए आप 0 डिग्री के अराउंड का वाटर डालेंगे या फिर आइस डालेंगे, तो आपको लगेगा यार पानी डाल दोगे फटाक से हो जाएगा, लेकिन द रियलिटी इज़ आंसर इज़ आइस। तो एडिंग आइस वुड कूल द वाटर वेरी कूल दैट ड्रिंक वेरी फास्ट, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना। अच्छा, एक आइडियल टेम्परेचर क्या है इंसान के जीने के लिए, तो वो मतलब कम में भी जी लेता है ऑफकोर्स। जो आइडियल टेम्परेचर इज़ 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी की बात करें तो 60 से 65% ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो रहे तो बेटर है। एक चीज़ मैं आपसे कई बार यूनिट का नाम ले रहा हूँ, BTU। तो ये BTU का फुल ये क्या है, मतलब वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ जूल्स, तो इसका है 1055 जूल। 1 BTU टू 1055 जूल्स, एंड कैलोरी के हिसाब से 252, 1055 एंड 252, ये याद रखना। 1055 252। नेक्स्ट, अच्छा, किसी भी फ्रिज का अगर दरवाज़ा आप खुला छोड़ दो तो उस केस में क्या होगा, रूम का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा, तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले फ्रिज जो है उस छोटे से एरिया को ठंडा कर रहा था, उसके लिए हीट जितना वो प्रोड्यूस करता था वो दैट वाज ओके। बट अब बड़े से रूम को उसका टारगेट के कारण वो क्या उसके प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हीट ज़्यादा जनरेट करेगा, इसलिए रूम का हीट टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ना कि रूम ठंडा होगा या फिर बराबर रहेगा। एक ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होता है कि जो अच्छा एब्जॉर्बर भी है और अच्छा रिफ्लेक्टर भी है। नाउ व्हाट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है ये होता है कि व्हेन देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, जैसे कि थर्मस में पानी वगैरह ठंडा गर्म इसलिए रहता है क्योंकि कोई भी हीट सराउंडिंग से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। सो दिस प्रोसेस व्हेन देयर इज़ नो हीट लॉस फ्रॉम द सराउंडिंग, इट इज़ नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, एक और चीज़ होता है आइसोथर्मल प्रोसेस।
आपने कई बार सुना होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर रहे उस प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। एक आइसोकोरिक होता है, ठीक है। आइसोकोरिक जान लो बस, ये अलग है। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। और आइसोबारिक तब होता है जब कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो हमारे लिए मेन है आइसोथर्मल। थर्मल से हमें याद रहेगा कांस्टेंट टेम्परेचर। और थर्मोस्टेट क्या होता है? तो थर्मोस्टेट वो होता है जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं थर्मोस्टेट। अब हम आगे बढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशंस के ऊपर। चूँकि इसमें हीट, प्रेशर, सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो इसको समझ लेंगे एक बार और याद कर लेंगे। देखो, ये आइडियल गैस इक्वेशन को समझ लो थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि अभी जो मैंने आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक बताया था, तो आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली डिफाइन करता है किसी भी गैस का एक आइडियल कंडीशन को, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर वगैरह को लेकर के कैलकुलेट किया गया। मान लो पी वी इक्वल टू एन आर टी ये कहा गया है, जहाँ पी का मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रेशर है, वी का मतलब है वॉल्यूम, टी का मतलब है टेम्परेचर। एन और आर जो है ये मोस्टली कांस्टेंट ही रहते हैं, चेंज नहीं करते हैं पूरे इक्वेशन में। तो एन का नंबर ऑफ मोल्स होता है और आर जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो देख करके घबराना, परेशान होना कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान सी चीज़ है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या करते हैं, बारी बारी से पी, वी और एन जो है इनको एक एक करके कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है, कि कोई इनमें से एक जो है वो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले मान लो लेकर चलते हैं टी, टेम्परेचर। चूँकि हम टेम्परेचर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो टी को मानते हैं कांस्टेंट। टी अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसको मान लेते हैं पूरा के, यानी पी वी इक्वल टू के। तो कह सकते हैं पी इक्वल टू के बाई वी, ठीक है। और जब हम फिज़िक्स में पढ़ते थे कि ऐसे इक्वेशन होता था जब भी पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी के को अगर हम 1 बना दे रहे हैं तो, या फिर रिवर्स में देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम के लिख देते थे। यानी कहा जाए एक तरह से कि जहाँ प्रेशर बढ़ेगा वहाँ वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। ये है एक जनरल थ्योरी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर हीट चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बस वाइस वर्सा होगा। इसी चीज़ को कहा गया बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है बॉयल्स लॉ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, फिर से एक बार लिखते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब अगली बार मान लो हम इस वी को मान लेते हैं कांस्टेंट, और ये दोनों कांस्टेंट ऑलरेडी है, यानी बचा क्या, तो बचता है पी, और वॉल्यूम को भी जैसे मान रहे हैं, अच्छा वो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहा गया बेसिकली, वो पहले वाला जो था। और इस बार जब वॉल्यूम को मान लेंगे तो फिर हमारे पास बचता है पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सब कांस्टेंट ही है। चूँकि ये हो गया वॉल्यूम वाला को हम लोग क्या कहते थे, आइसोकोरिक, है ना। यानी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम वही है तो प्रेशर जितना रहेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। इस चीज़ को कहा गया गैलोसैक लॉ। अगले में देख लेते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पी यानी प्रेशर को ही कांस्टेंट मान लेते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है तो बन गया वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी अगर प्रेशर बराबर है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा, वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये जो है इस चीज़ को कहा गया चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब इसको एक बार शॉर्ट में फटाक से देख लो। तो आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, ठीक है। आइसोथर्मल वाले को कहा गया बॉयल्स लॉ, बी से। आइसोबारिक जो है, जो हमारा प्रेशर वाला था, उसको कहा गया चार्ल्स लॉ। और आइसोकोरिक जो है इसको कहा गया हमारा गैलोसैक लॉ, ठीक है। तो टी बी सी, बी सी जी, इस तरह से करके आप याद कर सकते हो, थर्मल, बारिक, कोरिक, फिर बॉयल्स, चार्ल्स एंड गैलोसैक।
तो ये है हीट चैप्टर ऑलमोस्ट एंड। एक दो चीज़ और जान लो, जो स्पेसिफिक हीट होता है किसी भी सब्सटेंस का वो उसके नेचर पर डिपेंड करता है, ये एक फैक्ट जान लो। और जब किसी भी हॉट लिक्विड में कोल्ड लिक्विड को मिक्स किया जाता है, हॉट एंड कोल्ड को मिक्स किया जाता है, तो टेम्परेचर तो क्या होता है, तो देखो काफ़ी समय तक अनडिफाइंड होता है, ठीक है, इसका पता नहीं चल पाता क्या हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इट बिकम्स कांस्टेंट, दे बिकम कांस्टेंट, रियली कांस्टेंट। तो ये है हीट चैप्टर का जो भी है थ्योरेटिकल नोट्स वगैरह है उसके बेसिस पे। अब चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन तो ये जो भी सवाल पूछे गए हैं हमारे घटना चक्र में है, तो अब हम अगले वीडियो में घटना चक्र को भी कर लेंगे, तो उसको भी कर लेना। हालांकि इतना जो बताया है इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर हैं, तो कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो घटना चक्र भी जब कर लेंगे तो आपको बहुत चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, बाय बाय।